तो यार आओ लपेटते आज एनालिटिकल पैराग्राफ को। बात करते हैं कि कहाँ तुम्हारा सबसे ज्यादा मार्क कटता है और तुम कैसे उन चीजों को रोक सकते हो, क्या फॉर्मेट होता है एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने का। एंड देन आखिर में बताऊंगा मैं तुम्हें कुछ स्पेशल लाइंस जिसका इस्तेमाल तुम कहीं भी कर सकते हो, लिटरली कहीं भी। एंड कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो करते हैं शुरुआत वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या आखिर। देखो, जब भी बात आता है एनालिटिकल पैराग्राफ का तो दो चीजों को याद रखना है। तुम्हें करना है एनालाइज एंड इंटरप्रेट। क्या चीज को, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन किसी चार्ट के फॉर्म में दिया होगा, किसी ग्राफ के फॉर्म में दिया होगा, किसी टेबल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोई एक नॉर्मल सा लाइन होगा जिसे तुम्हें पढ़ के पता करना है। जो बात आता है एनालाइज करने का चीजों को, यानी कि देखने का, वो तो तुम कर लोगे। तुम्हारे पास दो गोटे दो आंखें है ना, उससे तुम जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया हुआ है वो तुम देख लोगे। मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि तुम्हें कैसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब यार जो तुमने देखा है वो बताना क्या चाहता है, एक्सप्लेन क्या करना चाहता है। क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ में तुम्हें इंफॉर्मेशन को देख के उसे एक्सप्लेन ही करना होता है, है कि नहीं। अब आओ देखते हैं कि सीबीएसई ने किस तरीके का गाइडलाइन प्रोवाइड किया हुआ है कि जब तुम एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखोगे तो तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है और कहाँ मार्क्स कटते हैं वो भी पता चलेगा तुम्हें। यहाँ देखो, जो कंटेंट होगा ना तुम्हारा, कैसे लिख रहे हो, उसके मिलेंगे 2 मार्क। और किस तरीके से तुम ऑर्गेनाइज करते हो अपने आइडियाज को उस कंटेंट के अंदर में, उसके मिलेंगे तुम्हें 2 मार्क। और 1 मार्क मिलेंगे एक्यूरेसी के, यानी कि जो तुम कोई स्पेलिंग कॉमा का मिस्टेक करते हो फिर तो तुम्हें नहीं मिलेंगे यार वो 1 मार्क। अब मैक्सिमम मार्क जो तुम्हारा कटेगा ना वो होगा एक्यूरेसी के नाम पे। कोई स्पेलिंग गलती होगा, कोई कॉमा फुल स्टॉप पे गलती करोगे और वहाँ मार्क कटेगा। और ये चीज़ तुम एक ही तरीके से सुधार सकते हो प्रैक्टिस करके, राइट। अब बाकी 2 चीज़ों का बात करते हैं, कंटेंट और कैसे तुम आइडियाज को ऑर्गेनाइज करोगे। बट इससे पहले ये चीज देखो, यहाँ में क्लियरली ये चीज कह दिया गया है, ठीक है। तुम जो लिखोगे ना, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड किया गया है वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली तुम्हारे आंसर पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मान लो तुम्हें इन्फॉर्मेशन के नाम पे 5 पॉइंट या फिर 5 चीजों के बारे में, आइटम के बारे में चार्ट के अंदर में, ग्राफ के अंदर में बताया गया है। अब अगर तुम किसी भी एक आइटम को इन सब में से छोड़ देते हो ना, तो यार तुम्हारा मार्क वहाँ पे डिडक्ट होगा। याद रखना ये बात। जो भी चीजें बताया गया है उसे तुम्हें समझना है और एग्जैक्ट हर एक पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करना है। कुछ भी चीज छूटा तो भाई वहाँ मार्क कटेंगे। ओके फाइन, अब बात करते हैं कि किस फॉर्मेट में लिखना है और कितना वर्ड लिखना है। अगर वर्ड्स का बात करूँ, कितना वर्ड तुम्हें एक एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर में रखना है, तो 100 से लेके 120 वर्ड्स, राइट। इससे ज़्यादा जाने का कोशिश मत करना। फॉर्मेट कैसा रहेगा, तुम पहले दोगे एक इंट्रो। अब ये इंट्रो कैसा रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, वो क्या दिया हुआ है, किस बारे में है, वो चीज़ तुम्हें बताना है। एंड देन तुम्हें लिखना है एक बॉडी। अब इसके अंदर में तुम्हें जो भी ग्राफ के अंदर में डिटेल्स होगा वो डालना है। या फिर मान लो कोई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट है या कोई टेबल है, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो पॉइंट वाइज 1 करके तुम्हें पुट करते जाना है। सपोज कोई ग्राफ है जहाँ में 2 लाइंस को दिखाया गया है ऊपर नीचे, अब तुम्हें वो एक्सप्लेन करके दिखाना है कि हाँ ये जो ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है। ऐसे ट्रेंड को एक्सप्लेन करना होता है। एंड देन आखिर में तुम्हें लिखना है कंक्लूजन। 120 वर्ड से ज़्यादा कोशिश करना कि ना लिखो। और अगर तुम लाइन में देखो ना, अब वहाँ गिनने मत चले जाना कि 1 2 3 वर्ड है ऐसे करके, ठीक है। इन अप्रॉक्स, ठीक है। अगर तुम 10 लाइन लिखते हो ना एक पैराग्राफ पे तो वो काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हो स्पेशल लाइन जिसका तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो पैराग्राफ के अंदर में। जब तुम फॉर्मेट लिख रहे थे तुम्हें क्या चीज़ था, इंट्रो होता है, बॉडी होता है, एंड देन क्या होता है, कंक्लूजन होता है। इंट्रो पे तुम ये चीज़ों को लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन पे कोई चार्ट होता है तो तुम इस तरीके से शुरुआत कर सकते, द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्क्राइब करने को वो लिख लेना। एंड देन इन्फॉर्मेशन को पुट करना बॉडी पे। अगर टेबल होता है तो द टेबल सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहा है टेबल। अगर इस तरीके का कोई लाइन ग्राफ होता है तो तुम लिखोगे द लाइन ग्राफ सोर्स, ठीक है। कोई पाई चार्ट दिया हुआ है तो पाई चार्ट इलास्ट्रेट। क्वेश्चन के अंदर में कोई डेटा दिया गया है तो तुम ऐसे बताना द डेटा गिवन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो देना है। और आखिर में अगर पाई चार्ट होता है दैन तुम कहोगे द पाई चार्ट इलास्ट्रेट। इलास्ट्रेट यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, वही चीज़ है। एंड देन जो बॉडी होगा उसके अंदर में सिंपली 2 चीज़ें करना है, एनालाइज, डेटा को देखना है, समझ गए, एंड देन इंटरप्रेट। जो भी डेटा कह रहा है वो बॉडी पे तुम उसे लिख डालो। एंड आखिर में कंक्लूड इस तरीके से करना, therefore from the given data, chart, table, जो भी होगा वो तुम्हें लिख देना है। और फिर कहना है we can conclude that, जो भी तुम कंक्लूड करना चाह रहे हो, समझ गए, उस डेटा से वो चीज़ों को तुम्हें कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन में कुछ नहीं होता यार। देखो वो डरते लोग कि ये कंक्लूजन है क्या। तुमने जो
पूरा ग्राफ पढ़ के समझा ना, उसे बस तुम्हें 2 वर्ड 3 वर्ड में बस एक्सप्लेन कर देना है, वही चीज़ों को रिपीट कर देना है, ठीक है। बस इस बार तुम्हें उतने डिटेल में नहीं बताना है, 2-3 लाइन्स में उसे निपटा देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने ऐसे मुंह से बता दिया कि ऐसे करो काफ़ी नहीं है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ में देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था वो याद करो वो चीज़। एनालिटिकल पैराग्राफ में एनालाइज करना है एंड देन इंटरप्रेट करना है। एनालाइज यानी कि देखना है, राइट। तो पहला स्टेप कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक पाई चार्ट है तुम्हारे पास, राइट। अब यहाँ पे एक फैमिली का स्पेंडिंग कितना खर्चा करता नहीं करता है वो अमाउंट दिया हुआ है अलग अलग आइटम्स में 1 महीने के अंदर में। अब जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल रहा है उसे तुम्हें एनालाइज करना है एंड देख के फिर इंटरप्रेट करना है। एनालाइज यानी कि पाई चार्ट को अब देखना है। देखो ग्रोसरी के अंदर में कितना स्पेंडिंग है, 23%, एंड देन एजुकेशन के ऊपर 20%। अब जब ये इन्फॉर्मेशन को तुम लिख रहे होगे तो यहाँ में तुम्हें 3 चीज़ों का ध्यान दे के लिखना है, ठीक है। पहले ये देखो कि इस चार्ट के अंदर में सबसे ज़्यादा चीज़ यानी कि सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ करा गया है, ग्रोसरी के अंदर में। तो लिखने टाइम को भी ऐसा लिखना कि ग्रोसरी के अंदर में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी अमाउंट खर्चा करा गया है, उसके बाद जो भी परसेंटेज होगा वो लिखना है। और सबसे कम कहाँ करा गया है यानी कि जो रेंट के अंदर में, राइट। अब पॉइंट वाइज देखते हैं। वो स्पेशल लाइंस के बारे में तो तुम्हें पता ही है कैसा लिखना है। शुरुआत करना है कि चार्ट क्या बता रहा है ये पाई चार्ट। द पाई चार्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी a family has spent on different items in the month। देखो इंट्रोडक्शन मुझे पहले ही क्वेश्चन से ही मिल गया, मैंने कोई माथामारी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन को लेकर बिल्कुल नहीं घबराना है। और इसके अलावा मैंने तुम्हें स्पेशल लाइन तो दिया ही है, उनका इस्तेमाल करो। अब बॉडी का बात करते हैं। तो फैमिली ज़्यादातर जैसे मैंने बताया तुम्हें मेजॉरिटी अमाउंट क्या करता है, ग्रोसरी पे खर्चा करता है, जो कि कितना परसेंट है, 23%। अब उसके बाद दूसरा कहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, एजुकेशन में। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर में बस इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, मैं वो नंबर्स क्या कहना चाहता है वो बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो क्या बता रहा है कि हाँ ग्रोसरी में सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। सिंपल से उस नंबर को देख के मैं पता कर रहा हूँ। अब मैं उसके बाद ये पता कर रहा हूँ कि हाँ ये फैमिली जो है एजुकेशन को भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट देता है, तो मैं ये चीज़ भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से तुम्हें खुद से अपना सेल्फ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा डेटा को समझ के, ठीक है। क्योंकि वहाँ बस नंबर होगा, कुछ लाइन्स होगा, ग्राफ होगा, अब वो तुम्हें समझना है और तुम्हें इंटरप्रेट करना है। यही जो इंटरप्रेट वाला चीज़ है ना, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सीखना है खुद से और ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा 4-5 क्वेश्चन दिखा के और आई गेस तुम उससे कर लोगे। कह रहा क्वेश्चन का बात ही कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि हाँ 20% जो अमाउंट है वो एजुकेशन में खर्चा होता है, जिससे ये दिखा रहा है ये फैमिली प्रायोरिटी दे रहा है एजुकेशन को भी, ठीक है। एंड देन देखो 19% 18% खर्चा करा जा रहा है कपड़ों के ऊपर एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जो कि बेसिक चीज़ है, राइट। करना ही पड़ेगा ये चीज़। अब तुम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, यहाँ नहीं बताया गया है, बट तुम्हें अगर अपना लाइन को बड़ा करना है, चेपना है ना थोड़ा, तो भाई थोड़ा अपना एक्सप्लेनेशन देना है तुम्हें। एंड देन देखो 15% जो मिसलिनियस खर्चा है, जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मिसलिनियस मतलब क्या है। मतलब देखो छोटे मोटे जो अदर्स हम कहते हैं ना कि चलो हमने ये एक चीज़ किया, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे चीज़ थे जो हमने किया, अब उसका हिसाब नहीं दे सकते कि बहुत छोटा छोटा चीज़ होता है, उसे ही कहता है मिसलिनियस आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ में वो चीज़ क्या क्या है, स्टेशनरीज, कॉस्मेटिक एंड एक्सेसरीज। ऐसे ही मतलब छोटे मोटे चीज़ें जो है उसके ऊपर 15% अमाउंट जो उनका इनकम है उसका खर्चा हो रहा है। एंड देन आखिरी का जो बचा हुआ 5% है वो जा रहा है रेंट पे। अब ये इन्फॉर्मेशन तुमने दे दिया, राइट, खत्म हो गया। अब बात करते हैं कंक्लूजन का। तुमने इससे क्या समझा, ये जो फैमिली है ये अपना ज़्यादा खर्चा कहाँ कर रहा है, ग्रोसरी पे। अब तुम ये बताओगे कि ग्रोसरी पे क्यों ज़्यादा कर रहा है, ये भी तुम बता सकते हो। हाँ क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, ठीक है। खाने पीने पे खर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे यार, नहीं खा के तो मर ही जाएंगे ना, राइट। एंड देन क्या खर्चा हो रहा है, एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देखो हाँ इसके अलावा कुछ छोटे मोटे खर्चा के बाद कुछ अमाउंट उसे देना ही पड़ता है रेंट के नाम पे। अब ये उसका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यानी कि बोझ है, ठीक है। कुछ हो या ना हो ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ को इंटरप्रेट करना है। देखो मैं प्राइमरीली फोकस दे रहा हूँ ये जो वर्ड है इंटरप्रेट। तुम्हें बस जो डेटा दिया हुआ है उसे लिख देने से नहीं होगा ऐसे कि हाँ ये चीज़ है ये चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं बनेगा एनालिटिकल पैराग्राफ, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो चीज़ क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड, राइट, 1901 से लेके अबे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, कितना है ये 2101, ये कौन सा साल है यार, फ्यूचर का बात कर रहा है क्या, ठीक है। जो भी है बर्थ एंड डेथ पे क्या चेंजेस आया है वो ये ग्राफ दिखा रहा है। देखो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है मेक कंपैरिजन। जब क्वेश्चन के अंदर में इस तरीके से कंपैरिजन करने कहा जाए तो
आंसर के अंदर भी वो चीज़ करके दिखाना है तुम्हें। जैसे देखो, पहले बेसिक सा इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना है कि हाँ ये जो ग्राफ है, इंट्रोडक्शन होगा तुम्हारा कि ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। जो डेथ रेट है एंड बर्थ रेट है वो 1901 से लेके 2101 तक कैसा रहा है, क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में बताना है, राइट। अब इस तरीके का जो ग्राफ होता है ना, वहाँ पे कंपेरिजन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। डेथ रेट एंड बर्थ रेट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले ना बर्थ रेट को कंपेयर करो कि बर्थ रेट कब कहा था, जिसके लिए तुम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो लाइन है यहाँ पे दिखा रहा है बर्थ रेट एंड डेथ रेट का नंबर, और जो नीचे वाला लाइन है वो दिखा रहा है तुम्हारा जो ईयर्स है 1901 से लेके 2101 तक। तो बर्थ रेट देखो शुरुआत में जब 1901 पे क्या था, बढ़ रहा था और डेथ रेट से ज़्यादा था, राइट। अब कैसे ज़्यादा था थोड़ा डिटेल में बताओ। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है कि 1901 पे 20,000 था, राइट। अब धीरे धीरे ये बढ़ता है। अब एक पॉइंट आता है लाइक जब 1961, इस समय क्या होता है भाई साहब, मल्टीपल टाइम बढ़ता है, जो कि देख के भी ग्राफ को पता कर रहे हो तुम, खतरनाक से बढ़ता है बहुत ही कम समय में। ये मल्टीपल टाइम फ्लक्चुएट करके सीधा पहुंचा है 50,000 से लेके 60,000 के बीच। एंड देन देखो जो 2101 से ये फिर डिक्लाइन करना शुरू करता है। वो डिक्लाइन कहाँ से करता है, नंबर मेंशन करा गया है देखो 42,000, राइट। अब ये तो तुमने बर्थ रेट का कर दिया। अब डेथ रेट का इसी तरीके से कंपैरिजन करो कि 1901 पे कितना, 10,000 के आसपास, राइट। एंड देन वो कैसे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आया जहाँ जो डेथ रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया बर्थ रेट से भी ज़्यादा। वो कौन सा पॉइंट है और वहाँ पे कितना था डेथ रेट, वो बताओ। एंड देन आखिर में कंक्लूड कर दो कि देखो जो ये ईयर था 2101, यहाँ से क्या होता है, अब डेथ रेट गिरना शुरू होता है। एंड देन कंक्लूड करते हुए तुम जो मैंने मैजिकल लाइन तुम्हें बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि देयरफॉर फ्रॉम द गिवन ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट, जो भी तुम कंक्लूड कर रहे हो, क्या कर रहे हो इस समय, कि जो तुम्हारा बर्थ रेट है वो तो इनिशियली बढ़ रहा है एंड देन फिर वो घट गया, और डेथ रेट के साथ एकदम अपोजिट था। पहले वो धीरे धीरे बढ़ रहा था एंड देन वो बहुत स्पीड बढ़ता है, बट हाँ एक पॉइंट आने के बाद डेथ रेट भी थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू होता है। ये बता के तुम खत्म कर सकते हो। सिंपल है भाई, मैं बता रहा हूँ, जो भी तुम अंडरस्टैंडिंग किए हो ना उससे ही तुम लिखना है, ठीक है। और ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन जो चीज़ है ना उसका इस्तेमाल करना है तुम्हें। बस जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या कहना चाह रहा है तुम बस इतना समझो, और टीचर को भी वो समझाओ, बस इतना ही करना है तुम्हें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरीश नाम का एक बंदा है जिसे एक पैराग्राफ लिखना है कि एक सक्सेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। 2 चार्ट दिया हुआ है, दोनों को देखना है, उससे एक कंबाइन आइडिया हमें बनाना है। चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, देन कैसे अपना आइडिया को ऑर्गेनाइज करना है वो समझो। पहले दिया हुआ है कि लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है, नॉलेज, लव, पावर, मनी, फेम, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, नॉलेज। तो यहाँ पे तुम ये चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो कि अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चाहिए हमें, वो है नॉलेज, राइट। तो तुम्हें यहाँ पे रिलेट करना है कि सक्सेसफुल होने के लिए, वहाँ में बताया गया है ना कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो ऐसे तुम रिलेट करके बता सकते हो। अब जो दूसरा ग्राफ है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे ज़्यादा चीज़ हार्ड वर्क, फिर टैलेंट, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, लक, कॉन्टैक्ट एंड मनी, ये सब चीज़ें। अब दोनों को कंपेयर करो और आसानी से लिखो। देखो पहले बताया गया है कि हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है। अब हार्ड वर्क कहाँ से आएगा, नॉलेज से आएगा, जो कि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। अब उस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो 48%। अब मैं चाहता हूँ ना तुम ये जो चीज़ें हैं ना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो चार्ट को देख के तुम खुद से प्रैक्टिस करो। आसान है यार, 2 चार्ट को देखना है, कंपेयर करना है एंड देन अपना आइडिया जो भी है उसे लिख देना है। थोड़ा टाइम लगेगा बट कर लो। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में इतना डिफिकल्ट या इससे ईजी लेवल पे आने वाला है, तो डरना मत, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। मैं बता रहा हूँ आगे जितने भी क्वेश्चन होगा उसका जानबूझ के मैंने आंसर हटा दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से प्रैक्टिस करो। मैं बस या तुम्हें कैसे इंटरप्रेट करना है वो चीज़ें बता दूंगा और तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। एक सर्वे कंडक्ट करा गया था टीनेजर्स के ऊपर कि वो अपना फ्री टाइम पे क्या करते हैं, नहीं करते, राइट। पाई चार्ट पे देख के तुम देख सकते हो लड़कियों का अलग है, लड़का का अलग है। तो लड़कियाँ क्या करते हैं सारे टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, मूवी, गाना एंड टीवी सीरियल्स देखते हैं। एंड सबसे कम समय वो क्या में बिताते हैं, वो चीज़ को ऊपर ध्यान दो। 5% प्लेइंग इंडोर एंड आउटडोर गेम, मतलब लड़कियाँ गेम बहुत कम खेलते हैं। सिंपल सा चीज़ हमें पता चल रहा है। अब लड़कों का क्या सीन है, देखो कि लड़के सबसे ज़्यादा चीज़ क्या करते हैं, 30% आई गेस खेलने पे देते हैं इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के ऊपर, और सबसे कम टाइम कहाँ देते हैं, कहाँ पे यार, ठीक है एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है यहाँ पे। कोई भी कॉमिक रीडिंग करना या कोई चीज़ को कलेक्ट करना या अपने दोस्तों से बातें करना। तो तुम इस तरीके से कंपेयर करके नंबर को, लड़की और लड़का का, एंड देन जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे लिख के आसानी से तुम लिख सकते हो, ठीक है। तुम्हें बस पता होना कि इंट्रो पे क्या लिखना है, यानी कि शुरुआत कैसे करना है एंड ख़त्म कैसे करना है, जिसके लिए जो मैंने तुम्हें
स्पेशल लाइंस दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करो। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ ब्रिटेन के अंदर में जो जेंडर बेस्ड डिवीजन करा गया है, जो हाउस होल्ड के काम होते हैं ना उनको, सबसे नीचे तुम्हें दिखेगा मेल एंड फीमेल। अब वो क्या टास्क करते हैं वो ऊपर में वो बार बार बना हुआ है, ठीक है। चार्ट देख के पता चल रहा है जो कुकिंग, बेकिंग एंड वॉशिंग, इसमें सबसे ज़्यादा कौन देता है? लड़कियां देते हैं। कितने परसेंट देते हैं? 74%, जबकि मेल का जो परसेंटेज होता है वो 30 होता है यहाँ पे। एंड देन दूसरा बात करते हैं कि घर को सफाई करने में, तो वहाँ में भी जो फीमेल है वही आगे है 58%। इसके बाद देखो जो गार्डनिंग एंड पेट केयर में लड़कों का परसेंटेज ज़्यादा है, 49.5% है। अपने बच्चों का देखभाल करने में लड़की आगे है। फिर ये मेंटेनेंस एट जॉब, माने तुम कोई होगा कोई जॉब वॉब, ठीक है, इसमें भी जो मेल का परसेंटेज ज़्यादा है। एंड आखिरी जो है कपड़े धोने में एंड कपड़े को जो आयरन करते हैं ना, उसमें लड़कियों का परसेंटेज अगेन ज़्यादा है। कितना परसेंट है वो बताओगे एंड आखिर में कंक्लूड कर दोगे। देखो इंट्रोडक्शन कैसे ढूंढना है, क्वेश्चन पे मिलेगा हमेशा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, द गिवन डेटा सोर्स। देखो ये जो पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यही तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा इस क्वेश्चन के अंदर में। एंड देन देखो अगले क्वेश्चन की भी बात करते हैं। मैंने तुम्हें बताया नहीं, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे तुम लिख सकते हो द गिवन पाई चार्ट के बाद जो ये वाला लाइन है पूरा यहाँ से लेके फ्री टाइम तक तुम लिख सकते हो। इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन के अंदर में तुम बता सकते हो कि इस चार्ट के अंदर में देख के हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हरीश जो है वो एक पैराग्राफ लिख रहा है किसके ऊपर, कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ये जो तुम्हारा इंट्रो होगा, और यहाँ तो देखो एग्जैक्ट यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक कर देना है तुम्हें, हो जाएगा। सो उम्मीद है तुम लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम लोग को नहीं कहना चाह रहा हूँ। बहुत ईजी है यार। एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर में तुम्हें बस देखना है, यानी कि एनालाइज करना है, एंड देन तुम्हें इंटरप्रेट करना है, यानी कि जो चीज़ तुमने देखा ना वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो समझो। सिंपली कोई नंबर होगा, वो नंबर क्या बताने की कोशिश कर रहा है वही तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा देना है। इतना ही है बस, ठीक है। आई होप कि तुम लोग कर लोगे। एंड देन जाते जाते बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूँगा कि आए हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, और तुम मुझे अब कमेंट पे सजेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें किसके ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं अभी थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं था क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा था, बट आज ही खत्म हुआ है। अब मैं पूरा फ्री हूँ तुम लोगों के लिए। जितने दिन भी तुम्हारा एग्जाम चलेगा मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जो भी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें चाहिए मैं तुम लोगों को वो प्रोवाइड करूँगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। और जाते जाते बस मैं तुम लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया एनिमेटेड चैनल आ चुका है जहाँ हम एनिमेटेड कंटेंट डाला करते हैं। और तुम लोग के लिए इस बार खास चीज़ ये है कि एग्जाम स्ट्रेस के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो आ चुका है, जाके तुम इसे देखना चाहोगे और तुम्हें देखना चाहिए भी वो, क्योंकि उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकता है, ठीक है। तो चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च कर लो द सिबलिंग्स। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में।